हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आरओ और यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। साथियों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की प्रश्नों की प्रकृति डायनामिक होती है और हम परीक्षा हॉल में इन प्रश्नों को हल करते समय काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में हम करंट अफेयर्स को अधिक से अधिक महत्व दें और इनका रिवीजन करते रहें ताकि कम से कम कन्फ्यूजन हो। चलिए तो अपनी एक सीरीज में पार्ट 1 के तहत हम आज करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत और विश्व में सबसे प्रथम कोई घटनाक्रम हुआ है तो कहाँ है, कोई सबसे बड़ी वस्तु है या सबसे ऊंची कोई चीज बनी हुई है। इस संबंध में प्रश्न आयोग द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो सबसे पहले है, देश की पहली तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, तेंदुआ सफारी यह अपनी तरह की पहली सफारी बनने जा रही है। आपने लॉयन सफारी, टाइगर सफारी देखी होगी। तेंदुआ सफारी देश की पहली है। यह झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा विकसित की जाएगी। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो ये है आपका पंजाब में। दूसरा, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज है। तो यह एशिया का सबसे पहला है वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज है, जो रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पंबन ब्रिज की लंबाई आपकी 2.07 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज, जिसकी लंबाई आपकी 2.07 किलोमीटर। तीसरा, भारत का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा इंदौर, मध्य प्रदेश में है इंदौर, उसके द्वारा की गई है। इंदौर नगर निगम में ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। चौथा आपका, भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु। पांचवा, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रकृति 2025 करके अगर इससे कोई चीज आती है तो नई दिल्ली में है। एक कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो भारत में हुआ है। छठवां, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित प्रथम मंदिर का उद्घाटन तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित प्रथम मंदिर भिवंडी, महाराष्ट्र। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है, जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है विधानसभा में, तो वह पंजाब द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, ये इंदौर में ही है। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक गुरुग्राम हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। देश का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाव ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कोंकण रेलवे द्वारा विकसित किया गया है, ये चिनाव ब्रिज है। चिनाव नदी पर ही बना हुआ है, रियासी जिला जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और इसकी लंबाई 1315 मीटर। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है चिनाव ब्रिज। इसकी ऊंचाई लंबाई जरूर ध्यान रखें, 359 मीटर, लंबाई आपकी 1315 मीटर। नेक्स्ट, देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह यह केरल में है, तिरुवनंतपुरम में बिंझिजम। तो यह देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है बिंझिजम। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना तो यह भौमजल पुनर्भरण योजना है, जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ है। इसके लिए इनके द्वारा यह विकसित की जाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट, लौह युग की शुरुआत तमिलनाडु के तुतिकुड़ी जिले में होने के साक्ष्य मिले हैं लगभग 5300 वर्ष पूर्व। तो यहाँ आपके तमिलनाडु के तुतिकुड़ी जिले में 5300 वर्ष पूर्व लौह युग के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी शुरुआत मानी जाती है कि लौह युग की शुरुआत आपकी तमिलनाडु जिले के तुतिकुड़ी जिले में होने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलने जा रहा है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी 2025 में ही आई है, इसमें भारत में वनावरण, वृक्षावरण, इससे संबंधित आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे, जो एक क्वेश्चन आपको इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलने जाएंगे। चलिए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो भारत में वनावरण आपका 21.76% है, वृक्षावरण 3.41%। अगर दोनों को ऐड कर दें, कुल वनावरण और वृक्षावरण, तो यह हो गया आपका 25.17%। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि मिजोरम में हुई है, दूसरा गुजरात में। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि मिजोरम, दूसरा गुजरात। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि अगर ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये जरूर ध्यान रखना, जिसमें उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक वनावरण का ह्रास कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण आपका पाया जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन यहाँ सर्वाधिक वनावरण ह्रास अगर देखें तो आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत प्लस सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत, तो अगर इसमें देखें तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत मिजोरम में है, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश में है, और वनावरण वृक्षावरण दोनों को भी ऐड कर लें तब भी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल प्लस सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण। क्षेत्रफल में देखें दोनों का ही, तो मध्य प्रदेश पहले पे आता है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा। अरुणाचल प्रदेश आपका प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में आगे है। सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में तथा सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत केरल में है। अगर केवल सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल में देखें वृक्षों का, तो यह महाराष्ट्र में है, और सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत देखें तो यह केरल में है। ध्यान दीजिएगा इसको। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं आपके। वनों का कार्बन स्टॉक देखें तो 7,285 मिलियन टन आपका कार्बन स्टॉक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र आपका है 7.24% रिकॉर्डेड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र भाई आपका रिपीट हो गया 7.24%। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण देखा जाए तो 6.24%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण और वनावरण अगर इस टाइप से देखें तो 9.96, इसमें वृद्धि हुई है, पहले 9.15 था, 9.96। और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ग्रीनरी में प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। अगर प्रथम दो देखा जाए तो सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण आपका पाया जाता है संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर सबसे न्यून वनावरण, सर्वाधिक वनावरण पहला सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश में आपका 9.96 ग्रीनरी है। वनावरण और वृक्षावरण ये जरूर ध्यान रखें। कुल वनावरण देखें तो 6.24 है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक 15% करना है, जिसपे काम जारी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो पहला आपका सोनभद्र है, दूसरा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में, तो जो क्षेत्रफल के मामले में है सबसे पहले आपका सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले, तो पहला आपका संत रविदास नगर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे मऊ। संत रविदास नगर, दूसरे नंबर पर मऊ। जहां न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम संत रविदास नगर और मऊ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, तो प्रतिशतता वाले मामले में देखें तो सबसे पहले सोनभद्र, जहां सर्वाधिक वन प्रतिशत है, और दूसरे नंबर पर चंदौली। वहीं न्यूनतम वनावरण वाला जिला प्रतिशत के मामले में देखें तो संभल, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत आपका संभल में मिलेगा, दूसरे नंबर पर संत रविदास नगर। तो दोस्तों आपको 1 या 2 प्रश्न वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से आपको मिलने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से देख के जाएं। करंट अफेयर्स में नेक्स्ट हम राज्य विशिष्ट विवरण देखेंगे। विभिन्न राज्यों में क्या विशिष्ट हुआ है, संबंधित राज्य क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला है
उद्योग, विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए भांग की खेती शुरू करने की अनुमति देने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। तो उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के लिए भांग की खेती को अनुमति दी है हिमाचल प्रदेश ने। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार हेतु विधिक प्रावधान करने वाला राज्य, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक। तो सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए विधिक प्रावधान आपका केरल और कर्नाटक द्वारा किया गया है। तीसरा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य और यूटी देखेंगे तो सबसे पहले मिजोरम पहला राज्य बन गया है जहां पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता आपको प्राप्त होगी। दूसरे नंबर पे गोवा है, त्रिपुरा और यूटी में अगर देखें केंद्र शासित प्रदेश में तो लद्दाख। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य उन राज्यों को बोला जाता है जहां किसी राज्य यूटी की साक्षरता दर 95% से अधिक है। तो सबसे पहले आपका मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन चुका है। तो अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण आंध्र प्रदेश द्वारा। मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर है, विवाद किस राज्यों के बीच में है तो ये तमिलनाडु एवं केरल के बीच में। मुल्ला पेरियार बांध पर जो विवाद है तमिलनाडु एवं केरल के बीच। नेक्स्ट, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया। तो सोनमर्ग सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश में दी गई है। तो छठवीं जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को स्वीकृति मिली है। अन्य 5 में से 4 गुजरात में और 1 असम में है। तो अभी तक 6 सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को स्वीकृति मिली है, जिसमें से 4 गुजरात में, 1 असम में और 1 उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव, विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनसे जुड़े फैक्ट्स भी देखेंगे, जिसमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिलेगा। तो पहला है हरियाणा विधानसभा चुनाव। यहाँ कुल 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर यहाँ चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीट। दूसरा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। यहाँ भी कुल 90 सीटें थीं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। तीसरा, झारखंड विधानसभा चुनाव। कुल 81 सीटें यहाँ थीं, जहाँ 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। INDIA गुट को 56 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त हुई है, जहां हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं, जिन्हें 34 सीटें प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखें तो कुल 288 सीटें हैं, जहां 29 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित की गई हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीती हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा हाल ही में हुआ है। ऑपरेशन ब्रह्म यह मार्च 2023 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा राहत अभियान चलाया गया था, उसको ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया था। म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आए थे उसके पश्चात चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब हम अन्य प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम को देखेंगे। पहला, केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास खजुराहो में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह NPP के अंतर्गत पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास खजुराहो में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। दूसरा, भारत का संविधान संग्रहालय। तो यह OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाया गया है। संग्रहालय में पहले रोबोटिक टूर गाइड संबित का अनावरण किया गया है। संबित, तो यह क्या है? रोबोटिक टूर गाइड है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको आरंभ किया गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में यह लागू किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करना भी इसका लक्ष्य है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र इसमें स्थापित किए जाएंगे।
तो इसमें अगर देखें तो 15,000 समूह में लागू कराया जाएगा। प्राकृतिक खेती को 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना है और 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू करना है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, यह उच्चतर शिक्षा से को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध उच्चतर शिक्षा से है। नेक्स्ट, 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना अभी हाल ही में की जा रही है। पहला आईआईटी रोपण कृषि क्षेत्र से, आईआईटी कानपुर में सतत शहर क्षेत्र से संबंधित, आईआईटी दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से। तो 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। आईआईटी रोपण कृषि क्षेत्र से, आईआईटी कानपुर सतत शहर क्षेत्र से संबंधित है, आईआईटी दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की स्थापना लोथल गुजरात में की गई है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद लोथल गुजरात में। नेक्स्ट, 5 नई शास्त्रीय भाषाएं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर पूछा जाएगा। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये 5 नई शास्त्रीय भाषाएं ऐड की गई हैं, इनको जरूर देख के जाएं। भारत का 13वां महापत्तन, तो गलाथिया बे में है ये, अंडमान निकोबार में। 13वां भारत का महापत्तन गलाथिया खाड़ी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ है। तो मुंबई में विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, इसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और 8 अप्रैल 2025 से यह लागू हो गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकलांगता के विरुद्ध भेदभाव को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो मूल अधिकार आपका विकलांगता के विरुद्ध भेदभाव, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आपको दिव्यांगों के लिए मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। केशव कुंज नई दिल्ली आरएसएस का नया मुख्यालय। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, तो युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को डेवलप किया गया है, जिसका नाम संजय रखा गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना यूनिट 1 देश को समर्पित की गई है, यह कानपुर नगर में स्थित है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना समर्पित है, पहली यूनिट कानपुर में। भाषणी क्या है? तो भाषणी एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है। भाषणी, तो ये करके पूछ सकते हैं कि ये भाषणी क्या है, तो एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच। नेक्स्ट, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम भारत की उपलब्धियां देखेंगे। तो सबसे पहला है दुनिया के सबसे महान स्थानों में शामिल 2 भारतीय होटल, जो टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई है। तो उसमें सबसे पहला है आपका रैफल्स होटल जयपुर और दूसरा बिंद विलास वन्यजीव रिसोर्ट बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। तो एक टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के 2 महानतम स्थान में भारतीय 2 होटल हैं, रैफल्स होटल जयपुर का और बिंद विलास वन्यजीव रिसोर्ट बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जीआई टैग, तो हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते तमिलनाडु, थोवलाई फूलमाला तमिलनाडु और पट्टेदा अंचू साड़ी कर्नाटक, तो इन्हें आपका तीनों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिल चुके हैं, लगभग 77 जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय 2004 में मिला था, हाल ही में तमिलनाडु के 2 चीजें कुंभकोणम पान और थोबलाई फूलमाला को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, फिलीपींस में कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये आपके संगम काल में थे कवि तिरुवल्लुवर, तो फिलीपींस में कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंपोर्टेंट है, देश का नाम पूछ सकते हैं। तो फिलीपींस में गणतंत्र दिवस 2025, मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और सर्वप्रथम झांकी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त राज्य उत्तर प्रदेश। यही 2 चीज पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ मिली, किसे मिली, तो उत्तर प्रदेश को,
और मुख्य अतिथि कौन था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो। नेक्स्ट, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में शामिल भारत की पांडुलिपियां, तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, दो चीजों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट, भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव, तो अगर गांव की बात करें तो मोढेरा है, गुजरात में है स्थित। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव मोढेरा, गुजरात। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव आपका मशाली, गुजरात में। सीमावर्ती भी देखें तो गुजरात में सीमावर्ती सौर गांव आपका मशाली है, गुजरात में। प्रमुख योजनाओं की बात करें तो पहली प्रगति पथ योजना, ये ग्राम सड़क विकास से संबंधित है, कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। प्रगति पथ कर्नाटक सरकार की ग्राम सड़क विकास से संबंधित है। शिष्टाचार स्क्वाड योजना, महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, शिष्टाचार स्क्वाड योजना। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अगर देखें तो सबसे पहले रेखा गुप्ता, यह दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पूर्व 3 महिला मुख्यमंत्री और हो चुकी हैं, तो रेखा गुप्ता आपकी चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के CM हैं। इन्होंने सिंधु सभ्यता की लिपियों को समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञों संस्थानों के लिए $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा की है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान सिंधु सभ्यता की लिपियों को समझने योग्य बनाता है तो उसको $1 मिलियन पुरस्कार घोषित किया गया है। तीसरा, बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, वी रामा सुब्रमण्यम है। इनका आप अन्य अध्यक्षों को भी, पूर्व के जो अध्यक्ष रहे हैं उनको भी देख सकते हैं, पॉलिटी में कालक्रम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विधि आयोग के भी आप पूर्व के अध्यक्षों को देख सकते हैं एक बार, क्योंकि कालक्रम में ये पूछ लेता है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो पहला, अहमदाबाद में जो दुखद घटना हुई, दुर्घटनाग्रस्त विमान कौन सा था? तो ये एयर इंडिया का 171 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878, तो एयर इंडिया का यह था विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर के कौन सी घाटी थी? तो वेशरन घाटी, वेशरन घाटी, अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। तो इसमें पूछ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, द रेजिस्टेंट फ्रंट के बारे में, ये लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ संगठन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो कुल 70 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया। बीजेपी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। CM आपकी रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रयागराज कुंभ 2025, तो 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। तो इस बार 144 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज का आयोजन किया गया। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। लगभग 66 करोड़ स्नानार्थी यहाँ पे शामिल हुए। अगला कुंभ 2027 में नासिक में आयोजित किया जाएगा। तो अगला कुंभ नासिक में है 2027 में। प्रयागराज का महाकुंभ 144 वर्षों बाद किया गया, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आयोजित किया जाता है। प्रमुख सूचकांक देखें तो पहला, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025, यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो जारी करता इंपोर्टेंट हो जाता है, किसने जारी किया? तो पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें देखें तो तेलंगाना का वर्णपुर ग्राम पंचायत शीर्ष पर है। राज्यों में गुजरात अग्रणी है, सर्वाधिक अग्रणी पंचायतें गुजरात में आपकी हैं। तो पहला राज्यों में देखें तो गुजरात अग्रणी है और तेलंगाना की वर्णपुर ग्राम पंचायत शीर्ष पर है। वर्णपुर ग्राम पंचायत तेलंगाना। लीड्स रैंकिंग 2024 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें अचीवर्स है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस स्थिति में है, तो अचीवर्स की श्रेणी में है। लीड्स
रैंकिंग 2024, ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब हम प्रमुख दिवस और उनकी थीम देखेंगे। तो सबसे पहला है पोषण पखवाड़ा 2025। यह 8 से 23 अप्रैल 2025 को मनाया गया पोषण पखवाड़ा। इसकी थीम थी शुद्ध जल एवं स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। शुद्ध जल एवं स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। दूसरा 10वें रायलसीना डायलॉग 2025 की थीम कालचक्र, जन शांति और ग्रह। तो रायलसीना डायलॉग 10वें रायलसीना डायलॉग 2025 में मनाया गया, दिल्ली में होता है। इसकी थीम थी कालचक्र, जन शांति और ग्रह। योग दिवस 21 जून को योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व पुस्तक मेला 2025, इसकी थीम थी रिपब्लिक एट द रेट 75। रिपब्लिक एट द रेट 75। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो यह कहाँ आयोजित हुआ, यह पूछा जाएगा। कौन सा है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसकी थीम है एक विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भारत और स्पेन द्वारा की गई है। तो 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष में के रूप में मनाने की घोषणा भारत और स्पेन द्वारा की गई है। तो दोस्तों, पार्ट 1 के तहत हमने आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। करंट अफेयर्स का अध्ययन आप लोग करते रहिए और इसका भी रिवीजन करते रहिए। अपने स्तर पर भी जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।